Good afternoon friends. Today we are going to study our chapter 6 and the name of chapter is Banking, Commercial Bank and the Central Bank. This chapter relates to macroeconomics of class 12th. Commercial bank. Our first definition is what is commercial bank. So commercial bank is an institution which perform the functions of accepting deposit and granting loan and making investment with the aim of earning profit. कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और जनता को जिनको ज़रूरत है लोन देते हैं एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस कारण से? क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है। फंक्शंस क्या होते हैं कमर्शियल बैंक के? प्राइमरी फंक्शन किसी भी चीज़ के वो फंक्शन होते हैं जो वो करते ही करते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं कमर्शियल बैंक के? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और ग्रांट लोन। सेकेंडरी फंक्शंस आर ऑप्शनल, ये वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। दीज फंक्शंस आर ऑप्शनल, आइदर दीज आर परफॉर्म्ड बाय बैंक और नॉट। So the first function which comes under the category of secondary function is overdraft facility. It refers to a facility in which a customer is allowed to overdue his current account up to an aggregate limit. जैसे मान लो आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं पर करंट अकाउंट है आपका, पर आपको 130 रुपये की ज़रूरत है, तो बैंक क्या करता है कुछ कस्टमर्स को एक लिमिट दे देता है कि भाई अगर आपके अकाउंट में नहीं भी पैसा है तो भी आप निकाल सकते हैं इस लिमिट तक। उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, हम बैंक से जाके बिल डिस्काउंट करवा सकते हैं। रेफर्स टू द फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल जिस तारीख को मैच्योर होना था उससे पहले ही हमने वो बिल कहाँ से डिस्काउंट करवा लिया? बैंक से। और ये भी कुछ फंक्शंस हैं आगे। ट्रांसफ़र ऑफ फंड, दूसरे बैंक में पैसा भेजना हो तो बैंक के ज़रिए हम भेज सकते हैं। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दूसरे देश की करेंसी खरीदनी है या बेचनी है तो बैंक के ज़रिए हो सकता है। कुछ बैंक लॉकर फैसिलिटी भी देते हैं, आप बैंक में जाइए अपना लॉकर में कुछ भी रख लीजिए। ट्रैवलर चेक, आप दूसरे देश में घूमने जा रहे हैं तो अब आपको वहाँ की करेंसी चाहिए होगी तो आपको बैंक इशू कर देगा चेक, उस देश में जाके वहाँ से ये निकाल सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, उधार का लेटर जिस पे लिखा होता है सारी कि हमने ये उधार लिया है। तो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, अब सेंट्रल बैंक तो भी सेंट्रल बैंक भी करता है मनी क्रिएशन, पर कमर्शियल बैंक कैसे करते हैं हमें ये पढ़ना है। देखिए मान लो कमर्शियल बैंक में 100 रुपये आए, इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये आया। अब बैंक सारा का सारा जनता को नहीं दे देगा, उसमें से कुछ रेशो होते हैं जो सेंट्रल बैंक को ये देने पड़ते हैं या कमर्शियल बैंक को अपने पास रखने पड़ते हैं। तो कमर्शियल बैंक उन रेशो को काट के जो पैसा बचता है वो जनता को लोन के रूप में दे देता है। उसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हैं या मनी क्रिएशन भी। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज़ इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो वो कौन से रेशो होते हैं जो कमर्शियल बैंकों को रखने पड़ते हैं? आइए उन्हें पढ़ते हैं। LRR, लीगल रिजर्व रेशो, इसका दूसरा नाम है वेरिएबल रिजर्व रेशो। रेफर्स टू द अमाउंट विच बैंक हैव टू केप विद देमसेल्फ इन द लिक्विडिटी फॉर्म। ये वो रेशो होता है इनिशियल डिपॉजिट का जो बैंकों को अपने पास रखना होता है कैश के रूप में, लिक्विड फॉर्म में। देखो भाई हर कोई बैंक में पैसा जमा तो कराने नहीं जाता, निकलवाने भी जाते हैं। अब जो निकलवाने जाते हैं उनको भी तो देना है ना, तो कुछ पैसा बैंक को लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना है ताकि जो निकलवाने आ रहे हैं उनको भी दिया जा सके। SLR, सिचुएटरी लिक्विडिटी रेशो, रेफर्स टू द अमाउंट विच बैंक हैव टू कैप विद देमसेल्फ। ये पैसा बैंकों को इनिशियल डिपॉजिट में से अपने पास ही रखना होता है, पर किस फॉर्म में? सिक्योरिटीज़ के। जैसे FD करता है बैंक, SLR रेशो। RD, ये सब क्या है? SLR रेशो। जो पैसा अपने आप पास रखना है बैंक को पर सिक्योरिटी की फॉर्म में। CRR, रेफर्स टू द अमाउंट विच कमर्शियल बैंक हैव टू कैप विद सेंट्रल बैंक। ये वो पैसा होता है इनिशियल डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंकों को किसके पास रखना होता है? देश के सेंट्रल बैंक के पास। देश का सेंट्रल बैंक क्यों रखवाता है? जैसे मान लो कल को ये बैंक भाग ना जाए या भाग गया या नुकसान हो गया तो क्या होगा? अब सेंट्रल बैंक जनता को तो पैसा देना ही है ना, भरना है, तो इस रिजर्व में से दे देता है। जैसे अभी महाराष्ट्र का पंजाब एंड महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक वो NPA उसका बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बैंक ने सेंट्रल बैंक ने उसको अपने अंडर में ले लिया, तो जो जनता को पैसा दिया गया वो CRR के ज़रिए दिया गया। रेपो रेट,
refers to the rate on which central bank of a country grant loan to commercial bank for short period of time। ये वो रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक, पीएनबी, ओरिएंटल बैंक, एसबीआई, आपका आईसीसीआई, ये सब जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ये सब जब सेंट्रल बैंक से जिस रेट पे लोन लेते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, याद रखना। और जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें भी कमर्शियल बैंक आरबी सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं पर लॉन्ग टर्म के लिए। रिवर्स रेपो रेट, मान लो कमर्शियल बैंकों के पास 100 रुपये आए और इन सब रेशो को काटने के बाद भी पैसा बच जाता है, फालतू पैसा बच जाता है कि लोन भी दे दिया फिर भी पैसा बच गया, तो अब कमर्शियल बैंक करे क्या? उस पैसे को बेकार तो अपने पास पड़ा नहीं रहने दे सकते, तो कमर्शियल बैंक उस पैसे को सेंट्रल बैंक को दे देते हैं किस एक रेट पे वो तय होता है, और उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज द मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर कि आपके पास 1 रुपया आया तो आप उसमें से कितना डिपॉजिट के रूप में रख सकते हैं, एज अ रिजर्व आप रख सकते हैं। मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी कीप एज रिजर्व। जो उन्होंने अपने पास मान लो 1 रुपया रिजर्व के तौर पे रखा, तो उससे उन्होंने कितना डिपॉजिट क्रिएट किया वो हमें इससे पता चलता है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, ये वाला रेशो LRR। तो अगर हमें टोटल डिपॉजिट निकालना हो तो हमें क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट दे के रखता है, और जो आपका ये निकल के आया मनी मल्टीप्लायर उसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपका टोटल डिपॉजिट आ जाएगा। और मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे? 1/LRR करके। अच्छा, सेंट्रल बैंक अब क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स बॉडी। एपेक्स का मतलब सुप्रीम, सबसे बड़ा। सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, जो कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, डायरेक्ट करती है, किसको? पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, पैसे से रिलेटेड स्ट्रक्चर को। गाइस याद रखना, मॉनेटरी स्ट्रक्चर या मॉनेटरी पॉलिसी इज़ फॉर्म बाय सेंट्रल बैंक एंड फिस्कल पॉलिसी इज़ फॉर्म बाय गवर्नमेंट। इंडिया का सेंट्रल बैंक कब बना था? आइए देखते हैं। 1935 में, और कौन से एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। और नेशनलाइज्ड सरकारी कब हुआ था? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इस वक्त इसके गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास। ये 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये पढ़ लिया हमने सेंट्रल बैंक क्या होता है, जो पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को सबको कंट्रोल करके रखता है। अब आता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये काम क्या करता है? दीज बिलो आर दी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये नीचे दे रखे हैं फंक्शन ही सेंट्रल बैंक के हैं। पहला, करेंसी अथॉरिटी, एक देश के अंदर कितना पैसा छपना है, कितना सर्कुलेट होना है, कितने नोट बनने हैं, सब कुछ कौन तय करता है? आरबीआई। पर 1 रुपये के नोट को छोड़ के, क्योंकि 1 रुपये का नोट कौन इशू करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के, ठीक है। शक्तिकांत दास गवर्नर बनने से पहले फाइनेंस सेक्रेटरी ही थे। करेंसी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी और इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। इन इंडिया आरबीआई हैज़ द सोल अथॉरिटी। इंडिया में किसके पास सोल अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की? सेंट्रल बैंक के पास है, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए भी ये काम करता है। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर एजेंट, एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने आरबीआई को कहा था 1.76 लाख करोड़ चाहिए, तो वो सरकार को पैसा या सरकार को सलाह जितनी भी, वो सब बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो सरकार के लिए भी काम करता है। बैंकर्स बैंक, जितने भी देश में बैंक हैं उन सब का सुपरवाइजर है। उन सबको सुपरवाइज कैसे काम करना है, कितना क्रेडिट देना है, कितना रेशो होगा, ये सब सेंट्रल बैंक तय करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ऑपरेट्स, डायरेक्ट्स, रेगुलेट, कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब जब बैंकिंग सिस्टम की बात आ जाती है तो सारे बैंक्स की बात आ जाती है।
इस वक्त 19 बैंक है। मैंने बताया था ना 1969 में 14, फिर 1981 में 7, टोटल 21 थे, पर मर्जर करके उनको 19 कर दिया। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, सेंट्रल बैंक ये फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर देश का बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाए या एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंकों के ने जिन्हें लोन दे रखा वो पैसे नहीं चुका रहे, या और कोई समस्या आई, तो आखिरी उम्मीद कौन है? सेंट्रल बैंक। क्लियरिंग हाउस, as a central bank hold the cash reserve for all the commercial bank, it become easier convenient for its act as clearing house। अगर सरकार की मान लो हमें पता है सेंट्रल बैंक अपने पास पैसा रखवाता है कमर्शियल बैंकों का, और अगर कमर्शियल बैंक कोई दिक्कत कर जाते हैं तो क्लियरिंग हाउस, मतलब कि जो जनता का पैसा है वो क्लियर कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। और गवर्नमेंट का जो और भी एक्टिविटीज़ होते हैं मेनली फॉरेन रिजर्व से रिलेटेड, वो सब भी क्लियरिंग हाउस के अंडर रहते हैं। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, देश में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए? मनी सप्लाई क्या होती है? मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, सारा पैसा जो जनता के द्वारा होल्ड किया गया है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। तो वो कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। रेपो रेट, अगर मान लो मनी सप्लाई ज़्यादा है देश में तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लोन महंगे पड़ेंगे। जब कमर्शियल बैंकों को लोन महंगे पड़ेंगे तो वो कम लेंगे सेंट्रल बैंक से, और वो आगे जनता को भी कम देंगे। इन सब तरीक़ों से सेंट्रल बैंक क्या करता है? अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो इन सबको बढ़ा देगा, और अगर मनी सप्लाई कम हो रही है तो इन सबको घटा देगा, ताकि जनता के पास लोन ज़्यादा पहुँचे। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू, ये वो मार्केट ऑपरेशन होता है जिसमें क्या होता है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ बेची और ख़रीदी जाती हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा। मान लो हाँ, मनी सप्लाई बढ़ गई देश के अंदर तो क्या होगा? सेंट्रल बैंक क्या करेगा? तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? जनता को कहेगा आओ गवर्नमेंट के में एफडीआं कराओ, बॉन्ड्स कराओ। उससे क्या होगा कि उससे जनता के पास से पैसा कहाँ चला जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास, यानी देश में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई कम होती है देश में तो सेंट्रल बैंक जनता से को कहता है कि आओ जो तुम्हारे पास एफडीआं हैं उन्हें मुझे वापस बेच दो। जब वापस सेंट्रल बैंक उन्हें ख़रीद लेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, यानी देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मान लो आप 10 रुपये का लोन लेने गए तो वो, और आपसे उसने 15 रुपये की संपत्ति रखवाई, क्योंकि गिरवी तो कुछ ना कुछ रखवाएगा, तो 10 रुपये और 15 रुपये के बीच में कितना अंतर है? 5 रुपये का। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट, जो आपकी गिरवी रखोगे उसकी कीमत क्या है और जितने का आपने लोन लिया उसकी अमाउंट क्या है। अगर मान लो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो क्या होगा? आप लोन कम लेंगे, क्योंकि आपको मान लो 10 रुपये के लोन के लिए 100 रुपये की चीज़ रखवा रहा, समझ लें। और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा तो आप लोन ज़्यादा लेंगे। तो यानी अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मनी सप्लाई कम होगी, और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है तो मनी सप्लाई देश के अंदर ज़्यादा होगी। अच्छा, इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कौन सा बैंक देखता है? एग्जिम बैंक। 1 जनवरी 1982 को ये बना था। शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं? वो बैंक जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत लिस्टेड हैं 1934। कौन कौन से होते हैं? पब्लिक बैंक, सारे सरकारी, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई के एक्ट सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं हैं, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। रीजनल रूरल बैंक, ये वो बैंक होते हैं जो इंडिया में बनाए गए थे गाँव के, विलेज के विकास के लिए, क्योंकि गाँवों में लोग पुअर होते हैं तो उनको क्रेडिट फैसिलिटी देना था। तो रीजनल रूरल बैंक, इंडिया में इस वक्त 57 रीजनल रूरल बैंक हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी फिर ब्रांचें हैं पूरे भारत में। पहला रीजनल रूरल बैंक प्राथमा बैंक था, आंध्र प्रदेश में लगा था। मोरल सिचुएशन वही, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड प्रेशर। सेंट्रल बैंक आपको समझाएगा कि भाई, अगर सेंट्रल बैंक कब समझाएगा कि अगर देश में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो आपको कहेगा आओ सिक्योरिटीज़ खरीद दो, और अगर देश में मनी सप्लाई कम है तो कहेगा आओ बेचो। जब मोरल सिचुएशन का मतलब समझाना, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए समझाता है सेंट्रल बैंक और सोर्सेज के ज़रिए। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आप प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिएगा
और संदीप गर्ग की मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर लीजिएगा। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। दोस्तों, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।